तो नाज़रीन, लगातार हम आपको दिखा रहे हैं इंतखाबी जंग। बिहार की 243 असेंबली की बकिया 172 में से 94 सीटों पर दूसरे मरहले के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं। कई दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में बंद हो रही है। 17 अजला में वोटिंग हो रही है। इनमें कई अहम नाम शामिल हैं। पटना, भागलपुर, नालंदा, खगड़िया, बेगूसराय, वैशाली, समस्तीपुर, सारण, सिवान, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, दरभंगा, मधुबनी, शिवहर, सीतामढ़ी, मशरक़ी चंपारण, मगरबी चंपारण। साथ ही आपको बताएं कि दूसरे मरहले में कुल 1463 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में बंद होना है। इस मरहले में मर्द उम्मीदवारों की तादाद 1316 है, ख़वातीन उम्मीदवारों की तादाद 146 है। 41,362 पोलिंग मराकज़ पर वोट डाले जा रहे हैं। 2,86,11,164 वोटर्स अपनी हक़ रायदही का इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरे मरहले में महाराजगंज असेंबली हल्के में सबसे ज़्यादा 27 उम्मीदवार हैं। धरौली में सबसे कम 4 उम्मीदवार मैदान में हैं। और मुख्तलिफ अजला से, मुख्तलिफ मुकामात से हमारे नुमाइंदों ने आज जायज़ा भी लिया है। बिहार के छपरा में क्या कुछ हालात रहे, आइए देखते हैं। काबिलियत कि लोग कोविड-19 के इस दौर में भी अपने मत का प्रयोग करने के लिए घरों से बाहर निकल रहे हैं और समझ रहे हैं कि एक वोट का महत्व जो है वो समझ रहे हैं। और लंबी लाइन है और लोग अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। जो महिलाएं हैं, चूँकि दोपहर के बाद का ये वक्त है और महिलाएं भी अपने घरों का कामकाज निपटा कर पहुँच गई हैं और वो अब अपना वोट कास्ट करने के लिए यहाँ पर आई हैं, अपनी बारी का इंतज़ार कर रही हैं। ये तस्वीर निश्चित तौर पर सुखद तस्वीर है। ये चाहे वो आधी आबादी की बात कर लें या फिर पुरुष वोटर की बात कर लें, सभी अपना मत जो है वो डालने के लिए पहुंचे हैं। घर का काम काज निपटा ली, अभी आई हैं दोपहर में। घर का काम हो गया सब? हाँ। कब से वोट डाल रही हैं? इसके पहले भी वोट डाली है कभी? ना डाले जी, डाली है। कितना डाले? बहुत बार डाली है। कैसी व्यवस्था है यहाँ? हंस रही हैं। व्यवस्था बताइए कैसी है? ठीक है यार, व्यवस्था ठीक है। कुछ लोग हैं जो हंस रही हैं ज़्यादा, मैं देखता हूँ कितना बात कर पाती वो। यहाँ किस तरह का इंतजाम है? व्यवस्था ठीक है यहाँ? सब ठीक है सर। व्यवस्था ठीक है। इससे पहले भी वोट डाली हैं आप? हाँ डाले। अच्छा, एक बात बताइए, अभी तो कोविड का दौर चल रहा, मास्क क्यों नहीं पहने? इनके भोर पड़ गए जैसे ना। और नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त 2 ख़ास मेहमान मौजूद हैं। हमारे नुमाइंदे हैं महफूज आलम और हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के असफर शमसी साहब। लगातार असफर शमसी साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं और आज का जो हालात हैं उन पर हमारी आपसे बातचीत जारी है। उससे पहले हम ज़रा महफूज आलम से ये जान लें कि इस वक्त का पोलिंग परसेंटेज क्या कुछ कह रहा है और कहीं ऐसे मुकामात के बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे जहां पर कुछ शिकायतें भी मिली हों। महफूज। देखिए हिना, 3 बजे तक का जो पोलिंग फ़ीसद आया है वो 44.45% है। यानी इसको बहुत ज़्यादा नहीं कहा जाएगा। पटना में देखें तो पटना में काफ़ी फ़ीसद जिस हिसाब से रहना चाहिए 3 बजे तक का नहीं है। उम्मीद की जा सकती है कि 6 बजे तक जो है वोटिंग परसेंटेज में मज़ीद और इजाफा होगा। जाहिर है, जब ये लोग कहते हैं जमहूरियत के इस अजीम त्यौहार में शिरकत होना चाहिए लोगों की, जब लोग ये कहते हैं कि बहुत सारे मसाइल हैं, बहुत सारे इश्यूज़ हैं, बहुत बुनियादी सवाल हैं, उन सवालों को लेकर जो है सियासी पार्टियों को आगे बढ़ना चाहिए, नेताओं को आगे बढ़ना चाहिए, तो ये लोगों की भी जिम्मेदारी है कि वो पोलिंग बूथों पर ज़रूर आएँ ताकि वो इस जमहूरियत के जश्न में शरीक हो सकें। दूसरा सवाल है कि कई जगहों पर पोलिंग बूथों पर कई मसले हुए। जाहिर है, जहां ईवीएम वक्त पे नहीं चलता है या ईवीएम की शिकायतें आ जाती हैं, वहां लोग जो है कई तरह की शिकायतें और करने लगते हैं। इसलिए भी कि लोगों में काफ़ी नाराज़गी भी रहती है इस मौके पर। आज के दिन को आम लोग ये समझते हैं कि सियासी लीडर जो इक़्तिदार में हों या अपोजिशन में हों, उनके मुक़द्दर आज के दिन लोगों के हाथ में है, यानी आम लोगों के हाथ में है। आम लोग ही उनके मुक़द्दर का फ़ैसला करते हैं। तो बिल्कुल जब देही
इलाकों में आप देखें कि पोलिंग बूथों पर बड़ी तादाद में लोग मौजूद होते हैं तो वहाँ ताख़ीर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते हैं। वो चाहते हैं कि वो अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल बहुत आसानी के साथ करें और जो सोच कर आए हैं उसके मुताबिक वो करें। लोग जो है बिहार में इस बार ख़ास तौर से देखा ये गया, दूसरे मरहले के इंतखाब में भी ये तस्वीर सामने निकल कर आई कि लोग जो है रोज़गार के मसले को सबसे आगे लेकर चल रहे हैं और रोज़गार का मसला, नौकरी का मसला, बेरोज़गारी के सवाल को लेकर लोग जो है वोट करते नज़र आए और ये जश्न और ये जज्बा जो है लोगों में दिखा। और ये बिहार के लिए एक अच्छी बात कही जा सकती है इसलिए भी कि बिहार में जो भी सियासी पार्टियां रही है, जो भी सियासी दिग्गज हैं, आम तौर पर जात पात के कम्बिनेशन पर वो सियासत करते हैं और बिहार को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, जबकि तरक्की का दावा वो करते हैं, नारा लगाते हैं, लेकिन काम नहीं करते हैं। सवाल अब काम की होगी जब आम लोग इस सवाल को लेकर सामने आ रहे हैं और सियासी पार्टियों ने इस मुद्दे को रखा है तो यकीनन आने वाले वक्त में मुमकिन है ये महफूज लगातार आज सुबह से हम देख रहे हैं और इससे पहले भी हमने देखा कि हमारे साथ जितने भी खास मेहमान रहे हैं सबसे हमने यही जानने की कोशिश की कि जो बिहार के लोगों के जो अहम मसाइल हैं, जो बुनियादी मसले हैं, क्या उनकी जानिब तवज्जो दी गई या तवज्जो देने की कोशिश की गई। लेकिन आपने भी देखा और हम सब देख रहे हैं कि घूम फिर के बात वही आ जाती है जो कि इंतखाबी रैलियों में दिखाई दे रही थी। और जो लाइन में वोटर लगा हुआ है वो आज भी बात कर रहा है सड़कें नहीं है, आज भी कह रहा है कि पट्टा में पानी भर जाता है, आज भी ये बात कह रहा है कि रोजगार नहीं है। तो कहीं ना कहीं तमाम बातें, तमाम दावे एक बार फिर से हवा हवाई हो गए हैं। देखिए हिना, ये काफ़ी अहम सवाल है जब लोग ये सोच कर, और सबसे बड़ी बात है कि बिहार के लोग सोचते क्या हैं इंतखाबात के दिन, उनके दिल में और उनके मन में क्या सवाल चलता है जब वो पोलिंग बूथों पर जाते हैं या सियासी पार्टियों को या सियासी लीडरों के बारे में जब वो सोचते हैं। यहाँ लोग जब जाते हैं पोलिंग बूथों पर अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल करने तो ये ज़रूर सोचते हैं कि बिहार को बदलाव करने के सिलसिले में, बिहार को बदलने के सिलसिले में और बिहार में रोज़गार और तमाम जो तरक्की के मौके हैं उसको फराहम करने के सिलसिले में जो पार्टी काम करेगी या जिस नेता के एजेंडे में ये चीज़ें शामिल होंगी उसको ही इंतखाब किया जाएगा। तो इस बार जो है अगर बिहार को देखें तो सिनेरियो काफ़ी हद तक बदला है। खास तौर से जो यंगर जनरेशन है, नौजवान नस्ल है, जो पढ़ लिख कर बेरोजगार बैठा हुआ है, जो बाहर जाकर काम करता था, कोरोना की मुद्दत कार में लौटकर घर आ गया, वापस आ गया और यहाँ भी उसको काम नहीं मिला, जो उनकी खेती थी सैलाब में खेती बर्बाद हो गई, घर को चलाने के लिए पैसा नहीं है, घर को चलाने के लिए दूसरा कोई रोजगार नहीं है, वो काफ़ी परेशान है। वो कहता है कि नहीं, बिहार को बदलना चाहिए, बिहार में बदलाव होना चाहिए। चाहे कोई भी सियासी पार्टी हो और उसके लीडर हों, अगर वो बात कहते हैं और वादा करते हैं तो उस वादे को ज़मीन पर उतरना चाहिए। बहुत हो गया कि वादा कीजिए और भूल जाइए और बिहार जो है वहीं का वहीं रह जाए। तो बिहार की गाड़ी को अब आगे बढ़ना चाहिए ताकि नौजवान नस्ल को बाहर न जाना पड़े। ये एक अहम सवाल है। बिहार से माइग्रेशन चाहे वो तालीम के सिलसिले में हो या रोज़गार के सिलसिले में हो, नौजवान नस्ल नहीं चाहता है कि वो बिहार से बाहर जाए, अपने माँ बाप को छोड़ कर जाए और जितना पैसा बाहर कमाए उससे ज़्यादा वहाँ खर्च हो जाए। तो वो डेवलपमेंट कैसे कर पाएगा, ये सवाल भी उसके मन में है। तो उस तमाम पार्टियों को देख रही हैं, नीतीश कुमार के वादे को भी वो देख रहे हैं, वजीर आजम की भाषणों को भी वो सुन रहे हैं, तेजस्वी यादव के भाषण को भी सुन रहे हैं और तजिया कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं कि किस पार्टी में और किस नेता में कितना दम है और किस पार्टी के किस नेता की बातों को सच माना जाए और वो नेता कितना बिहार के मसले को आगे बढ़ा सकता है। तो अब जो है एक बात ये ज़रूर कही जा सकती है कि बिहार आज फैसला कुन मरहले में है कि जो सियासी पार्टी वादा और दावा करके इंतखाबात जीतती है उसको बिहार के सिलसिले में अब काम भी करना पड़ेगा। अगर काम नहीं करेंगे तो जाहिर है बिहार के लोग जो है अपनी नाराज़गी का इजहार करेंगे, यकीनन करेंगे। इसलिए भी करेंगे कि वो थक गए हैं उन नारों और वादों को सुनकर कि आज भी आप सियासी पार्टियों के लोग ये कहते हैं कि बिहार बहुत डेवलप कर गया या बिहार को बहुत डेवलप कराना है, लेकिन दूर दराज के इलाकों में आज भी लोगों के पाँव में चप्पल नहीं है, आज भी लोगों को 2 वक्त के खाने का इंतज़ाम नहीं है कि वो ठीक से अपनी ज़िंदगी को गुजार सकें। तो ये एक बड़ा मसला है दूर दराज के इलाकों में, जब लोग रोज़ाना जूझते हैं उन मसाइल से और उस मसले को हल करने वाला कोई नहीं है। रोज़ वादे सुनते हैं, आपने बिल्कुल सही कहा कि आज भी जो रोज़मर्रा के उनके मसाइल हैं वो जो कि तो बरकरार हैं
असफर शमसी साहब से बात करने की कोशिश करते हैं। असफर साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है ना जी आपकी आवाज़। जी असफर साहब, लगातार आप हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत सारे चीज़ों को लेकर आपसे बातचीत भी जारी है। यहाँ पर मुख्तसर सिर्फ मैं ये जानना चाहूँगी कि ऐसी कौन सी ख़ास चीज़ें हैं जो कि बहुत जल्द बदलना चाहिए या जिनके बदलने से बिहार की तस्वीर भी बदल सकती है, क्योंकि आपका एक अच्छा खासा सियासी जो वो रहा है, आपने सियासी तजुर्बा आपका रहा है, आपने बहुत सारे मौके पर ये देखा होगा कि बिहार के अवाम ज़मीन से जुड़ी चीज़ों की तरफ ज़्यादा तवज्जो देते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, दो बात है। 15 मैं फिर कंपेयर करूंगा, इसलिए कंपेयर करूंगा कि पहले लॉ एंड ऑर्डर का बहुत प्रॉब्लम रहता, यानी कि 15 साल पहले तो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था लॉ एंड ऑर्डर का, यानी FIR तक दर्ज नहीं होते थे, कोई केसेस होते थे, यानी अपराध उपयोग था। आज इन 15 सालों में ये मामला है कि बड़े से बड़ा लोग हो, अगर वो अपराधी है तो वो जेल की सलाखों में होगा, निर्दोष पकड़ा नहीं जाएगा। दूसरी बात ये है कि ये सारी चीज जो 15 साल पहले फ्रीज हो गई थी डेवलपमेंट की, 15 साल आने के बाद फिर बीच में केंद्र में कांग्रेस की हुकूमत हो गई, जिसकी वजह से ठीक कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी स्टेट गवर्नमेंट ने, एनडीए की सरकार ने उसको लाइन अप करने की कोशिश की। और जब हम 2014 से बात करें, केंद्र के अंदर में जब बीजेपी की हुकूमत हुई और हमारे वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी का ये विजन हो गया कि 135 करोड़ जो देश के लोग हैं, हम उनका विकास चाहते हैं, सबका साथ चाहते हैं, सबका विकास चाहते हैं, और बाद में उन्होंने ऐड किया कि हम सबका विश्वास भी चाहते हैं, तो यकीनन इन 15 सालों के अंदर वो सारी चीजें जो ट्रैक से बेट्रैक हो गई थी। मैं थोड़ा इसलिए आधा मिनट आपका वक्त लूंगा जी कि 90 के पहले देखिएगा तो कांग्रेस के अंदर में यानी 23 साल में 29 मुख्यमंत्री बदले थे उनके, और फिर कट गया भाई। जी असफर साहब, तो लगातार आपसे हम बात कर रहे हैं और हमारे साथ हमारे साथी महफूज भी मौजूद हैं। महफूज, आपसे अब हम इस बारे में बात करेंगे कि कोविड-19 के बाद, लॉकडाउन के बाद जो हालात रहे वो हम सब ने देखे, और सबसे ज़्यादा अगर कोई रियासत मुतासिर रही तो आप भी मानेंगे कि पटना के लोग रहे। सबसे ज़्यादा यहाँ के लोगों को दिक्कतें, बिहार के लोग रहे, माफ़ करिएगा, सबसे ज़्यादा बिहार के लोगों को ही दिक्कतें पेश आईं। चाहे वो वापसी की बात करें, सड़कों पर हमने देखा था हुजूम दर हुजूम जा रहा था। उसके बाद अपनी रियासत में भी उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं रहा। क्या ये बातें आज या कल या आने वाले दिनों में जो वोटर हैं उनके दिमाग में कहीं ना कहीं हैं, या फिर जिंदगी जो कि तू है? देखिए हिना, अगर बिहार में कुछ तस्वीर बदली है, सियासी तौर पर जो मंजरनामा बदलता हुआ दिख रहा है मुद्दों के नज़रिए से या मुद्दों के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके पीछे जो है सबसे बड़ा रीजन और सबसे बड़ा सबब जो है यही है कि कोरोना के मुद्दते कार में जिस तरह से मजदूर बाहर से आए, उनको देखने वाला कोई नहीं। हुकूमत ने भी जो है उस हिसाब से जो करना चाहिए था मजदूरों की मदद, उस हिसाब से हुकूमत भी नहीं कर सकी। अपोजिशन पार्टियों को जिस हिसाब से उनके सवाल को लेकर खड़ा होना चाहिए था वो भी नहीं कर सके। और पटना में जो बुनियादी सवाल रहे हैं, अक्सर हम लोग ये बात कहते हैं कि पटना जब बारिश के पानी में डूबा रहा तो ना हुकूमत देखने गई लोगों को और ना अपोजिशन देखने गया वहाँ पे। तो सवाल ये भी है कि कोरोना की मुद्दते कार में जो मजदूर लौटे हैं उनके अपने इशू है। जब वो बिहार लौटे हैं तो यहाँ उनको काम नहीं मिल रहा। जब वो अपने खेतों की तरफ देखते हैं तो खेत पानी में दह गया, सैलाब की वजह से पूरे तरीके से वो बर्बाद हो गए। मुआवजे की तौर पर जो है हुकूमत ने ज़रूर रकम भेज दी, लेकिन इतना कम मुआवजा मिलता है कि उससे घर को चला पाना काफ़ी मुश्किल होता है। तो लोग जो है रोज़गार चाहते हैं, इसलिए भी कि उनकी स्टेबिलिटी कम से कम हो जाए, उनको बाहर नहीं जाना पड़े। जो मजदूर दिल्ली से पैदल चलकर बिहार आए हैं, जाहिर है वो फिर दिल्ली जाने में काफ़ी खौफ महसूस कर रहे हैं, वो डर रहे हैं कि फिर दोबारा जाएंगे तो पता नहीं क्या होगा। तो ये ज़रूर चाहते हैं कि उनके घर में, उनके शहर में और उनके सूबे में ही कम से कम रोज़गार का इंतज़ाम हो जाए, तो उनकी ज़िंदगी
कि गाड़ी चलने लगेगी। उनकी ख्वाहिश बहुत बड़ी नहीं है, उनकी ख्वाहिश बहुत छोटी है। वो सिर्फ उतना ही रोजगार चाहते हैं जितनी उनकी ज़रूरतें, उनकी ज़िंदगी जो है आसानी से चल सके। लेकिन अगर कोई सियासी पार्टी अगर इस बात को भी पूरा नहीं करा सके, कोई हुकूमत इस मुतालबात को भी पूरा नहीं कर सके, तो जाहिर है उनके ऊपर जो है सवाल उठना लाजमी है और लोग जो है उन्हें कटघरे में खड़ा करते हैं। महफूज, यहाँ पर आपसे ये भी जानना चाहेंगे, अक़लियतों की अगर हम बात करें तो क्या इस बार भी अक़लियतों को सिर्फ वोट बैंक भर समझा गया? क्या वाकई में उनकी कुछ खास बातचीत हुई? क्योंकि हमने देखा कि बहुत सारे मामलों में, चाहे असातिज़ा का मामला हो, एकेडमी का मामला हो या फिर उर्दू अदब का कुछ भी मामला रहा हो, कहीं ना कहीं इस बार की जो हुकूमत रही उसने तमाम चीज़ें पसे पुश डाल दी। जिस तरह से पहले कहा जाता था कि अक़लियत नवाज, इस बार कुछ नहीं दिखाई दिया। देखिए हिना, बिहार की सियासत में अक़लियतों की मरकज़ी किरदार जो है अक़लियती आबादी की रही है, बल्कि यूँ कहें कि बिहार की सियासत अक़लियतों के इर्द गिर्द घूमती रही है। 17% अक़लियती आबादी है बिहार में। अगर जात पात के गोलबंदी पर सियासत होती है, जाहिर है, तो उसमें अगर अक़लियतों को भी एक जात के शक्ल में एक खाने में रखें तो सबसे ज़्यादा वोट फिर अक़लियतों का आ जाता है, उसके बाद यादव समाज का है। यही वजह है कि MOI इत्तेहाद का नारा बनाकर लालू प्रसाद यादव लगातार हुकूमत यहाँ करते रहे। अभी तेजस्वी यादव जो है MOI समीकरण बनाकर ही इंतखाबी मैदान में अपनी ताकत, अपनी जोर आजमाइश कर रहे हैं। हालांकि वो A to Z की पार्टी अब बताते हैं, अक़लियतों के मामले को और अक़लियती आबादी के सवाल को तेजस्वी यादव भी भूल गए हैं। मौजूदा हुकूमत के सवाल के उर्दू आबादी को लेकर या उर्दू के मसले को लेकर मौजूदा हुकूमत में कई सारे मसले खड़े रहे हैं। उर्दू को अख्तियारी मजमून से स्कूलों से हटा, लाजमी मजमून से हटा दिया गया, अख्तियारी मजमून बना दिया गया, जबकि दूसरी सरकारी ज़बान उर्दू है। अक़लियतों के कई सारे मसाइल पेंडिंग हैं, कई सारे अक़लियती इदारे हैं जिसको तश्कील करने की फुर्सत मौजूदा हुकूमत को नहीं मिली। अक़लियतों के आबादी के एतबार से सियासी नुमाइंदगी देने का सवाल हमेशा पीछे छूटता है। अक़लियतों के मसले पर सरकार बात ज़रूर करती है लेकिन पूरा नहीं होता है। बड़ा सवाल यहाँ ये है कि इंतखाबात के वक्त जिस सूबे में अक़लियती आबादी 17% है, लगातार कई दहाइयों तक जो है अक़लियती आबादी सियासत के मरकज़ में रही हो, हर पार्टी अक़लियतों की बात करती रही हो, अचानक क्या हो गया कि अक़लियती आबादी सियासत के तरजीहात से बिल्कुल गायब है। कोई भी पार्टी अक़लियतों के इशू पे बात करना नहीं चाहती है, चाहे वो अपोजिशन हो या बरसर इक़्तिदार पार्टी हो। जी हिना। जी महफूज, बिल्कुल सही आपने कहा कि आखिर ये तमाम चीज़ें पीछे क्यों चली गई हैं। असफर शमसी साहब से एक बार फिर से बात करने की हम कोशिश करेंगे। असफर शमसी साहब, जिस तरह से अभी हम बात कर रहे थे हमारे साथी महफूज से, और ये बात भी देखने में आ रही है कि वोट बैंक की सियासत ना की जाए, लेकिन कम से कम जो आबादी है, जिनके अहम मसले हैं, उसको तो सामने लाया जाए। उनकी बात क्यों नहीं की जाती है? क्यों सड़कों पर आकर उनको अपना एहतजाज करना पड़ता है? आप समझ रहे हैं कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं, असफर साहब? जिम्मेदार उसकी जननी कांग्रेस रही है, क्योंकि उसने मुसलमानों को बिल्कुल वोट बैंक समझा और उसी पैटर्न पर RJD स्टेट में चली। यहाँ तक कि उसने ये कह दिया कि हम M और Y समीकरण बना दिया। नतीजा क्या है कि उन्होंने अपनी जागीर समझ लिया अक़लियतों को, और 5 सालों तक M और Y का नारा देते रहे और न सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली एंड एज वेल एज एजुकेशनली उनको पसमानदा बना के छोड़ दिया। तो ये तो उनकी सियासत है। आज वो A to Z की बात कर रहे हैं, क्योंकि RJD के जो लोग हैं ये किसी के नहीं है। जब इनकी हुकूमत 1.5-2 साल के लिए बनी बिहार में, तब भी इन्होंने जो वरिष्ठ नेता थे अब्दुल बारी सिद्दीकी, उनको इन्होंने डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया, अपने परिवार के लोगों को बना लिया, तेजस्वी जी बन गए। तो RJD कभी समय की नहीं है अक़लियतों की। रही बात NDA की, NDA ने जो डेवलपमेंट किया है, आप देखेंगे उजड़े मकान मदरसों की पहचान बन गए थे 15 साल पहले। मदरसों की ये हालत थी कि मदरसों को पैसे तक नहीं मिलते थे, लेकिन NDA सरकार ने मदरसों का मॉडर्नाइजेशन किया, मदरसों का कंप्यूटराइजेशन किया, और इसकी शुरुआत मुरली मनोहर जोशी ने शुरू की थी।
जी असफर शमसी साहब, तो लगातार आपसे हमारी बातचीत जारी है और हमारे साथ हमारे साथी महफूज भी रहे। दिन भर उन्होंने तमाम तर चीज़ें जो है वो हमारे सामने रखी। आप दोनों का ही हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, महफूज आलम आपका भी और असफर शमसी साहब आपका भी, अपना कीमती वक्त देने के लिए। और एक कुछ और अहम खबरों पर भी हम नज़र डाल देते हैं, जैसे कि कर्नाटक के 2 असेंबली हलकों में आज ज़िमनी इंतखाबात हैं। बेंगलुरु के आर नगर और सराय असेंबली हलके में वोटिंग का सिलसिला जारी है। दोपहर 3 बजे तक बेंगलुरु के करीब वाक़ सराय असेंबली हलके में 62% पोलिंग हुई। बेंगलुरु के आर नगर में दोपहर 3 बजे तक सिर्फ 33% के करीब वोटिंग हुई। वाज़ेह है कि सराय असेंबली हलके में MLA सत्यनारायण के इंतकाल की वजह से इलेक्शन हो रहा है, जबकि बेंगलुरु के आर नगर में दल बदल की सियासत की वजह से इंतखाबात हो रहे हैं। आर नगर के MLA रहे मनी रत्नाकर कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे, इसीलिए यहाँ दोबारा इलेक्शन हुआ। आर नगर के यशवंतपुर इलाके में हमारे नुमाइंदे ने वोटरों से खास बातचीत की है। इलाके में इस वक्त वोटिंग का सिलसिला जारी है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ज़िमनी इंतखाबात के तहत वोटिंग हो रही है और यहाँ के राय दहिंदगान बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। बताइए सर, किस तरह का माहौल है इस आर नगर में? यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह माहौल बहुत अच्छा है और अवाम में एक बेदारी है, एक जोश व खरोश है। और फिर ये ज़िमनी इंतखाबात ये अवाम पर थोपे गए हैं। हमारे अपने दस्तूर में, हमारे अपने क़वानीन में जो कमियां हैं उसकी वजह से ये दोबारा ज़िमनी इंतखाबात हो रहा है। तो ये दल बदल की मामलात हैं, ये अवाम के अंदर कन्फ्यूजन भी पैदा होता है, ये चीज़ें होती हैं, अवाम के ऊपर जिम्मेदारी होती है, थोपा जा रहा है। यानी कि इस इलाके की तरक्की होगी और भी आगे बढ़ेगा और मसाइल हल होंगे, इस उम्मीद के साथ यहाँ आपने वोट किया है। पब्लिक अच्छा करे तो बस से, कौन है तो क्या है, पब्लिक अच्छा करना है बस से। हाँ, हमने वोट दिया है आज और हमको खुशी भी हुई कि जमहूरी निज़ाम में अच्छे से अच्छा बेहतरीन काम हो रहा है। इसके लिए हम खुश हैं। नहीं अच्छा नहीं होता। तो टाइम ऊपर वो टाइम पे हो जाता है, इलेक्शन का बाहर रहता तो ये बीच में गड़बड़ कर लेगा, इनके आज से बचाने लोगों से गड़बड़ कर लेगा, गरीबों को तकलीफ देते हैं। कोई काम वाला रहते हैं, रोज़े वाले रहते हैं, तो अभी कोरोना का टाइम क्या कमाने वाला रहते हैं, नहीं कमाने वाले रहते हैं, किसके घर में रहता है किसी वो छोड़ के इनके पीछे खड़ना गलाटा क्यों। अपनी सीट पर बरकरार रहे। जिस पार्टी में था उसको करना चाहिए, रहना चाहिए। और ऐसा हमारा कानून असम्बली में दस्तूर में होना चाहिए कि एक पार्टी से एक कैंडिडेट जीत के आ गया तो उसका मुद्दत ख़त्म होने तक वो उसी पार्टी में रहे। और दरमियान में बताइए सर, कुछ प्रॉब्लम है? कुछ नहीं, हाँ, बहुत अच्छी चल रही है, वोटिंग चल रही है। हाँ। तो कैसे देख रहे हैं आप इस इलेक्शन को, आपके इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में? फ्री एंड फेयर इलेक्शन। तो हम देख रहे हैं कि वोटर्स अपने ख्यालात का यहाँ पर इजहार कर रहे हैं। बहरहाल बेंगलुरु के यशवंतपुर इलाके में इस वक्त ज़िमनी इंतखाबात के तहत पोलिंग का सिलसिला जारी है और 10 नवंबर को यहाँ नताइज का ऐलान होगा। देखना ये होगा कि इस हलके से किसकी जीत होगी और किसकी हार होगी। कैमरामैन महेश के साथ रऊफ़ अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, बेंगलुरु। तो इंतखाबी जंग में आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। इजाज़त दीजिए, आदाब।